हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स 1D मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 आता है एनसीईआरटी में। इन दिस लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट फिजिक्स विच कम्स इन द सिलेबस ऑफ जेई मेंस एंड एडवांस। जेई मेंस और एडवांस के जितने भी सिलेबस में जितने भी कोर्स में जितने भी चैप्टर आते हैं सारे के सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं और टिल जेई एडवांस लेवल पूरा कवर करेंगे। और केमिस्ट्री भी हम जल्दी ही रिलीज करेंगे और मैथ्स हमने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जो आपको जेईई मेन एडवांस के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और फिजिक्स और केमिस्ट्री नीट में भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले के, टुडेज टॉपिक इज काइनेमेटिक्स 1D मोशन, मोशन स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन को हम वन डिमेंशनल मोशन भी जानते हैं, इसलिए हम उसे बोलते हैं काइनेमेटिक्स इन 1D। ओके, काइनेमेटिक्स आखिर है क्या? काइनेमेटिक्स हम फिजिक्स में एक ऐसा क्या है जो हम काइनेमेटिक्स के अंडर पढ़ते हैं, पहले हम उस चीज़ को जान लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट गोइंग इनटू कॉजेज ऑफ मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं बिना ये जाने कि वो आखिर जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। हम ये इससे मतलब नहीं रखते इस चैप्टर में। हमें बस ये जानना होता है कि आखिर मोशन हो रहा है तो मोशन में उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या होगा। ठीक है, किस वजह से हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं है। ओके, हम पूरे फिजिक्स में या फिर काइनेमेटिक्स में अभी देख लेते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम एक चीज़ अज्यूम लेके चलते हैं कि जो भी हमारा डिस्कशन होगा ऑब्जेक्ट को लेकर, वो हम सारे ऑब्जेक्ट को चाहे जैसे भी ऑब्जेक्ट हो हम ट्रीट करेंगे कि वो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करके ही सारा काम करेंगे। ये हमारा एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट आता है वो है रेस्ट एंड मोशन। जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स में ऑब्वियसली कि रेस्ट एंड मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेस्ट क्या है? व्हाट इज दिस रेस्ट? when a body does not change its motion, sorry, position, when a body does not change its position with respect to, मैं with respect to इस तरीके से एब्रिविएट कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, with respect to time it is said to be in rest। ठीक है, जब भी कोई जो ऑब्जेक्ट है आपका पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के साथ तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है। और यही चीज़ हम जब मोशन में लगाएंगे तो मोशन का क्या हो जाएगा? व्हेन अ बॉडी, आप ये चीज़ लिखेंगे बट यहाँ पर होगा चेंजेस इट्स पोजीशन, जो अपने पोजीशन चेंज कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ये आपका रेस्ट मोशन का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए कैसे, जैसे कि हम एक ऑब्जर्वर यहाँ पर ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? पहले अभी यहाँ था, कुछ टाइम बाद जैसे t1 टाइम पे यहाँ पर था, t2 टाइम पर ये ब्लॉक यहाँ आ जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ? जो ब्लॉक है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, पहले यहाँ था अब यहाँ चला आया, इनिशियली यहाँ था फाइनली यहाँ आ गया। तो इसके लिए जो ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर नहीं है, मोशन पर है। अगर मैं वही सोचूं कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक ऐसे बॉक्स रखा हुआ है और मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ या कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो ये भी रेस्ट पर है। इसके रिस्पेक्ट में अगर ये देख रहा है बॉक्स को, तो बॉक्स क्या मूव कर रहा है अपने जो इसकी पोजीशन है चेंज कर रहा है? नहीं चेंज कर रहा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ब्लॉक है इसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। मैं बार बार ऑब्जर्वर के बारे में क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि जो रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो मोशन में अब हम क्या है, मोशन को स्टडी करने वाले हैं। तो मोशन में बहुत टाइप की होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है। लेकिन हम यहाँ पर एक टाइप की मोशन पढ़ेंगे जो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में जो एक स्पेशल बात है वो क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, लेकिन जो उसके जो भी कंपोनेंट्स है, ढेर सारे कंपोनेंट्स होंगे ऑब्वियसली, सारे कंपोनेंट्स से जो लीनियर डिस्टेंस होगा, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सबके लिए इक्वल होगा। देख रहे हैं, सबके लिए इक्वल होगा। ये होता है ट्रांसलेटरी मोशन में स्पेशलिटी। तो इसी को हम डेफिनेशन में लिखते हैं। तो डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ मैनर that the linear distance covered by
ईच पार्टिकल जो भी उस बॉडी का कंपोनेंट पार्टिकल होगा, वो सारे पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी, ईच पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी covers when a body moves in such a manner that the linear distance covered by each particle of that body is same होता है, same during the motion। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसलेटरी मोशन का डेफिनेशन। ट्रांसलेटरी मोशन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होता है कर्वीलिनियर मोशन। देखते हैं उसे भी ठीक से। एक होगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होगा आपका कर्वीलिनियर मोशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपके ऑब्जेक्ट थे, कुछ इस टाइप के ऑब्जेक्ट थे, वो आपके स्ट्रेट, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं सारे स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेंगे, है ना। यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। पर अगर यही ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का मोशन ट्रैवल करे, कुछ इस टाइप का, ट्रांसलेटरी मोशन ही है, पर ये स्ट्रेट नहीं ट्रैवल कर रहे, कर्व ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन भी समझ में आ गया हो। तो अब जो मैं बार बार बता रहा था, जैसे रेस्ट एंड मोशन में इसके रेस्पेक्ट पे, इस पे रेस्पेक्ट में, अब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर रेस्पेक्ट की स्टोरी क्या है। तो इस स्टोरी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरे मैकेनिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक अलग ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसे हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात आएगी वहाँ पर भी देखेंगे, बहुत जगह हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हैं। तो अभी जो है हम उसे समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? whenever we have to access पोजीशन, जब भी हमें पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, जब भी उन्हें एसेस करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। वी टेक अ रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑब्जर्वेशन। हमें क्योंकि ऑब्जर्व करना होता है, तो हम ऑब्जर्वेशन के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मतलब जिस भी लोकेलिटी में, जिस भी प्लेस में आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, हम उस प्लेस को, जो जिस जगह पे वो लोकेट करता है, हम उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। उसे भी देखेंगे, देखते हैं। द प्लेस वेयर रेफरेंस पॉइंट इज प्लेस्ड, या फिर जहां पर हमने फिक्स किया हो, जहां प्लेस करें वहां फिक्स भी होगा, इज फिक्स्ड, इज नोन एज, हम इसे बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और हम जब भी कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हम ट्राई करते हैं कि वो हमारा ओरिजिन हो। उससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाती है। अगर हम 2D मोशन की बात करेंगे तो 0 0 ले लेंगे, एक्स वाई। अगर हम 3D की बात करेंगे तो 0,0,0 ले लेंगे, यानी कि आपका ओरिजिन हो गया 3D में एक्स वाई जेड। अगर 1D की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 0 ले लेंगे। इस टाइप से जो होता है आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, और जहाँ पे वो लोकेटेड होता है उसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने की वजह से डिफरेंस क्या आता है, हम उसे एक बार देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन में व्हील्स लगे होते हैं। ये आपका ट्रेन का रेल कार है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं ऑब्वियसली है। और एक आदमी है, जैसे यहाँ पर खड़ा है एक आदमी, इसका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो ट्रेन की जो एक रेल कार है, ये v0 वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इसको 1 बोल देता हूँ, इसके फ्रेंड को 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो 1 को क्या लगेगा, ये जो बॉक्स है क्या लगेगा, रेस्ट पर होगा या मोशन में होगा। खुद को फील कीजिए, जैसे मैं अगर ट्रेन पे बैठा होता हूँ, हम लोग ट्रेन पे बैठे होते हैं, कोई हमारा बॉक्स या हमारा लगेज रखा होता है, क्या लगेज मूव करता है हमारे रिस्पेक्ट में? नहीं करता ना। तो 1 के लिए ब्लॉक कहाँ है, रेस्ट के लिए, 1 के लिए रेस्ट पर है, ये ए की कंडीशन में यहाँ लिख रहा हूँ। और 2 तो यहाँ पर है, वो ट्रेन को नहीं जानता, वो बस इस लगेज को देख रहा है। तो उसे लगेज क्या लगेगा, यहाँ से ऐसे आ रही है, चलती चली जा रही है, तो उसे क्या लग रहा है इसके फ्रेंड को कि लगेज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसके लिए उसकी स्टेट क्या होगी, मोशन में स्टेट हो गई। तो इन दोनों का जो कंक्लूजन निकला इस ब्लॉक को लेकर, सेम ब्लॉक थे, एक ही ब्लॉक थी, पर कंक्लूजन क्या हुआ, एक रेस्ट बता रहा है, एक मोशन बता रहा है। तो क्या ये दोनों ही सही हैं?
या फिर कोई एक इन दोनों में से गलत है। अब हमारे पास ये कन्फ्यूजन से क्रिएट होता है, तो आखिर ये दोनों हमारे पास क्यों आ रहे हैं सेम ब्लॉक में और दोनों में से कोई गलत भी नहीं है, इसे भी लग रहा है मोशन में, ऑब्वियसली अगर यहाँ पर होगा तो मोशन लगेगा, यहाँ पर होगा तो रेस्ट लगेगा। तो आखिर यहाँ पर छूट क्या रहा है? यहाँ पे छूट ये रहा है कि इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट है। ये कहाँ है? रेल कार में बैठा है। तो यहाँ पर अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो तो फ्रेम तुम्हारा ये रेल कार है, कहाँ पर फिक्स्ड है? रेल कार पे, और रेल कार खुद भी v0 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। ये अर्थ पर है यानी ग्राउंड पर है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मूव कर रहा है, रेस्ट पर है। इसका मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस डिफरेंट है, इसलिए जो दोनों का कंक्लूजन आ रहा है, दोनों के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे आंसर्स में थोड़े से डिफरेंस भी आते हैं, और कई बार हमारे क्वेश्चंस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से काफ़ी ईजी मिल जाता है, ईजी आंसर आ जाते हैं। अब एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे और आता है, ट्रैजेक्टरी। जब हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में देखा, जब मैंने आपको बोला था कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ये कर्वलिनियर मोशन था। तो जब ये ऑब्जेक्ट आपका इस टाइप से जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका पेन है, पेन अगर इस टाइप से जा रहा है, मैंने इसी मोशन को ट्रैवल कराया, तो इसके हर एक पार्ट्स इस टाइप से ट्रैवल कर रहे हैं, हर एक पार्ट, कभी वो यहाँ रहा होगा, फिर थोड़ा में यहाँ 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 चलते चला जा रहा है। इसका मतलब वो ये जो पाथ है, इस पाथ को ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहा है, इस पाथ को, इसी पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, इसी पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी लिख लेते हैं, क्या होगा डेफिनेशन, अब तो आप समझ गए होंगे। द पाथ फॉलोड बाय अ, हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, तो बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, उसके मोशन के ड्यूरिंग में जो भी पाथ वो ट्रेवल कर रहा है, ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, उसे हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, ट्रैजेक्टरी समझ में आ गया। अब मतलब एक रफ डायग्राम भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक ब्लॉक था या ऑब्जेक्ट था, वो ओ से ओ डायरेक्शन चला गया, हम इसका एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, उसका 2D में देखें तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये आपका ट्रैजेक्टरी था। अगर मैं एक्स और वाई में कोई एक रिलेशन फिक्स कर दूँ, जो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स हों, जो भी पॉइंट हो, जिन्हें हम मैथ्स में लोकस बोलते हैं, इन सारे पॉइंट्स को कवर करे, सारे पॉइंट्स को कवर करे, एक्स और वाई में रिलेशन, एक ऐसा फंक्शन ले आऊँ जो एफ एक्स वाई हो, एफ यानी एक्स और वाई में रिलेशन हो, इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर ले, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैजेक्टरी, या फिर ट्रैजेक्टरी इन इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल देते हैं इसे। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, किस टाइप से मूव करता है कि उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये आपको पोजीशन वेक्टर होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर होगा, और वो इस टाइप से दिया हुआ है, 2 sin 3t आई कैप प्लस, और लिखा हुआ है 2 1 माइनस कॉस 3t जे कैप। ठीक है, टी एक कोई भी एक पैरामीटर है, वेरिएबल है, तो आपको जो पोजीशन वेक्टर है इस टाइप से वैरी कर रहा है, बता रहा है कि एक जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो इस टाइप से मूव कर रहा है, तो आपको इसकी ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करनी है। तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली कि ये आपका 2D में है, तो जो आर वेक्टर है इसका आई कैप कहाँ डिनोट करता है, एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा होगा, जो फिजिक्स में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो जे है वो आपको क्या बताता है, वाई एक्सिस की तरफ। तो यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, यानी एक्स क्या होगा, कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2 sin 3t, और वाई को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस कॉस 3t। ठीक है, अब हमें एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दो टी आपके आ रहे हैं इन दोनों को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम इसमें से टी को अलग कर लेते हैं, एक्स बाई 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, sin 3t आ जाएगा। इसमें से क्या कर लेंगे, जब सॉल्व करोगे ये 2 नीचे आएगा, y बाई 2, ये 1 माइनस है, इसको इधर लेकर आएंगे, और y बाई 2 उधर चले जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप ये आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई 2। अब ये साइन 3/2 है, कॉस 3/2 है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 3/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3/2 इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप x/2 यहाँ पुट कर दो, 1 माइनस y/2 यहाँ पुट कर दो, तो आपका ट्रैजेक्टरी इक्वेशन आ जाएगा, कैसे आएगा, x² 4 हो जाएगा, x² 4 प्लस 1 माइनस y/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। इस टाइप से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करते हैं,
क्योंकि हमें एक्स और वाई जो प्लेन में वो मूव कर रहा है, तो एक्स और वाई में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। वही जो आपका रिलेशन आएगा उसे हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा ये चैप्टर है पूरा अच्छे से शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में भी इसको लेकर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका कंसेप्ट है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट, और इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है अगर आपने ठीक से समझा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है मतलब बच्चों को या लोगों को लगता है कि दोनों सेम ही चीज़ें हैं, पर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम इसे एक एक करके हर एक चीज़ों को देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहले हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, मैं बिटवीन को इस तरीके से लिख लेता हूँ, बिटवीन टू पार्टिकल्स। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो है वो है आपका लेंथ ऑफ द पाथ। अब इस डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे भी कैसे क्या है। लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा था, चल रहा था, बिटवीन द टू पॉइंट्स। यहाँ पार्टिकल मैंने गलती से लिख दिया, 2 पॉइंट्स हो जाएगा, बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मूव्ड या कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, या फिर वो कहने से अच्छा है सीधा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बात करते हैं। और जो डिस्टेंस होता है वो इस टाइप से होता है कि लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 पॉइंट्स। समझते हैं कैसे? हम एक प्लेन लेते हैं, ऑब्वियसली हम एक्स वाई प्लेन लेंगे, ये एक्स है, ये आपका वाई है। जो आपका ऑब्जेक्ट था उसने कुछ इस टाइप का आपका पाथ ट्रेवल किया, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, इसको 1 बोल देते हैं, और इसने इस टाइप का कुछ पाथ ट्रेवल किया, इसको 2 बोल देते हैं। अब मैं अगर इसका मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा, पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? ओरिजिन से जोड़ देते हैं और इसे भी जोड़ देंगे, ये हो गया। इसको मैं R1 वेक्टर बोलता हूँ, इसे मैं R2 वेक्टर बोलता हूँ। तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है 1 से 2 आया इस ये वाला पाथ ट्रेवल करके। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम डेफिनेशन देखें, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो, 1 और 2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ऑब्वियसली है कि ये वाला जो होगा, अगर मैं इस टाइप से एकदम स्ट्रेट चलाता तो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, लेकिन ऑब्जेक्ट इस टाइप से है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यही होता है। और इसे हम लिखते हैं डेल्टा आर वेक्टर। वेक्टर लिखेंगे क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये लेंथ है, पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको बताता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये वाला ये डायरेक्शन आएगा। ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन होती है। तो डिस्टेंस आपका स्केलर हो गया। ये वाला जो है आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये भी मैंने आपको समझा दिया कैसे आया। इसकी डायरेक्शन इधर आ गई क्योंकि फाइनली यहाँ पर है, और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ये आपका डिस्टेंस है। अगर मैं इस जो कर्व है ये वाला, इसका अगर मैं लेंथ निकालूं किसी टाइप से, इसका जो लेंथ है, इस पाथ का पाथ लेंथ निकालूं तो आपका डिस्टेंस होता है। 1 से 2 के बीच जो पाथ उसने ट्रेवल किया इसका लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम अगर वेक्टोरियल हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कभी उसने छोटे छोटे एलिमेंट्स में इसने ब्रेक किया होगा, पहले dr1 वेक्टर गया होगा, फिर यहाँ से dr2 वेक्टर गया होगा, समझ रहे हैं, फिर यहाँ से dr3 वेक्टर गया होगा, ढेर सारे वेक्टर्स होंगे, और फाइनली यहाँ पहुँच गया होगा। कैसे? वेक्टोरियल एडिशन से। मेरे को डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है तो क्या है? वेक्टोरियल एडिशन। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। जितने भी आपका स्मॉल वेक्टर्स हैं उसको मैं ऐड कर दूं तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब इनफाइनाइटेशनल चीज़ों को हम ऐड करते हैं उसे हम इंटीग्रेशन से लिखते हैं। तो ये चीज़ आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस टाइप से आप निकालेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस को मैं डी से लिखूंगा। ठीक है, मैं डिस्टेंस को डी से लिखूंगा, और ये आपका एस वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका डी हो गया, ये आपका एस वेक्टर हो गया। अब देखते हैं जो आपका डी होगा वो क्या होगा? हर बार इसकी मैग्नीट्यूड को ऐड कर दूंगा। जैसे आपका बहुत ही छोटा सा है तो छोटा सा मैं यहाँ से एक लेंथ ले रहा हूँ डी आर वेक्टर, बहुत छोटा सा, तो वही ऑब्वियसली कि यहाँ का लेंथ ही डी आर ही होगा। तो मैं जो आपका डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं इसको कैसे करूँगा? उसके हर बार मैग्नीट्यूड निकालूंगा, हर बार मैग्नीट्यूड यहाँ पर हर बार मैग्नीट्यूड निकाल के उसे ऐड कर दूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? मॉड लगा देते हैं,
तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ डी आर वेक्टर। लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वेक्टर होता है। इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मुझे अगर पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या ऐसे करूँगा? मैं दोनों साइड मॉड ले लूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट इस टाइप से आ जाएगा डी आर वेक्टर। अब मैं इसका होल मॉड लूँगा, भी अंदर मॉड नहीं ले सकता, बाहर लूँगा तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अंदर मॉड लिया मैंने सिर्फ, तो क्या आएगा? डिस्टेंस। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और इससे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर ये क्लियर ना हो। तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका नेट डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ना, जो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर ही सारे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है डिस्प्लेसमेंट को हम 1D मोशन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन 1D मोशन। कि आखिर 1D मोशन में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 2D भी आएंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे 2D मोशन को भी डिटेल देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इन 1D मोशन। 1D मोशन में क्या होता है? हमें एक ही डायरेक्शन चेक करनी होती है, तो हम एक इस टाइप से लाइन बना लेते हैं। ठीक है, और हम एक यहाँ पे ऑरिजिन ले लेते हैं, रेफरेंस तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो एक ऑरिजिन का हमने रेफरेंस ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम एक कन्वेंशन भी लेंगे। कन्वेंशन हम ये इससे ले रहे हैं क्योंकि हमें इसे डायरेक्शन बतानी है, हम पॉजिटिव साइड जा रहे हैं नेगेटिव साइड। कहने का मतलब ये है कि हम राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं, तो हमें आई कैप में प्लस माइनस लिखना होता है ना। हमें क्या होता है कि डायरेक्शन भी बतानी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी टाइप से हम यहाँ से एक कन्वेंशन यूज़ करेंगे जिससे हम डायरेक्शन बता पाएँ। अगर हम ऑरिजिन से राइट हैंड साइड जा रहे हैं मेजर करने के लिए, इससे इस साइड की ओर जा रहे हैं, तो उसे हम प्लस से लेते हैं। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं यानी इस साइड जाते हैं, तो उसे माइनस साइन से लेते हैं। ठीक है, ये कन्वेंशन है, ये हम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ। जैसे कि आपके पास एक बॉय है यहाँ, वो T1 टाइम पे यहाँ पर था, पर T2 टाइम पे यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर जब वो था तो उसका जो पोजीशन वेक्टर था वो था x1, और जब आगे चला गया तो वहाँ पे हो गया इसका x2। वेक्टर लिखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा आर इधर की ओर होता है, तो डेल्टा आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा आर वेक्टर क्या हो सकता है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? फाइनल क्या था? x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर, ये हो गया इनिशियल। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन 1D मोशन। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आपका ओरिजिन था, ये आपका एक बॉय है जो पहले -10 मीटर्स पे खड़ा है, और फाइनली जा करके ये +50 मीटर्स पे खड़ा है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल था और ये फाइनल था। अब बताइए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे? यहाँ से पहले कहाँ था? यहाँ पर -10 पे, अब फाइनली यहाँ पे था। अब हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल कितना हो गया? +50 माइनस इनिशियल कितना हो गया? -10। इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 + 10 = 60 मीटर्स। देख रहे हैं ना, ये वाली लेंथ भी आपकी 60 मीटर्स ही थी। आंसर आ रहा है ना? तो जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 60 मीटर्स। इसका साइन क्या है? यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जो साइन क्या है? पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड। इसका मतलब वो राइट हैंड साइड डिस्प्लेस हुआ। दिख भी रहा है वो राइट हैंड साइड गया, यहाँ से यहाँ की ओर गया है वो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम सेम बॉय को लेंगे। ठीक है, अब की बार ऑरिजिन था, अब वो इनिशियली यहाँ पर था और फाइनली वो यहाँ पर आ जाएगा। ये कहाँ पर है? इसी पोजीशन में हम ले लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं। मान लीजिए 20 मीटर्स है, इसमें मान लेते हैं -30 मीटर्स पे था। तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? इनिशियल में +20, फाइनल में -30। क्या करते हैं? पहले फाइनल लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ये लिखा। ये कितना आ जाएगा? -30 -20, ये टोटल कितना आ जाएगा? -50 मीटर।
तो डिस्प्लेसमेंट का कितना हुआ 50 मीटर्स प्लस क्या है साइन आपका माइनस में है। माइनस का क्या मतलब हुआ कि वो लेफ्ट हैंड साइड गया, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड गया, मतलब इस टाइप का डायरेक्शन था उसका, तो ये अब इसका डायरेक्शन हो गया। तो हम 1D मोशन में प्लस और माइनस साइन की हेल्प से हम डायरेक्शन को डिनोट कर लेते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है ये तो आपका है ही। तो 1D मोशन में आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, उसे हम देखते हैं। उसके बाद हम इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आती है उसे देखेंगे। एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल जिसका रेडियस r है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट पहले करना है ए पार्ट में डिस्प्लेसमेंट बताना है, और जो बी पार्ट है उसमें डिस्टेंस बताना है। और हर किसी के लिए पहला पार्ट, इसके लिए पहला पार्ट क्या होगा, जब उसने कितना व्हेन इट कवर्स फुल सर्कल, पहले हाफ पे ले लेते हैं फिर फुल भी देख लेंगे। पहले हाफ है, देन ये चीज़ ऐसे रहेगी व्हेन इट कवर्स फुल सर्कल। ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। हमें ये चार इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो कैसे करेंगे, जो पार्टिकल है वो आपका सर्कल कवर कर रहा है। पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस r है। इनिशियली वो यहाँ था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, जब व्हेन इट कवर्स हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल में वो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, और हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये ऑब्वियसली नहीं, आपको जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये होगा, ये जो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है उसे भी क्रॉस करेगा, यानी कि ये क्या होगा आपका डायमीटर होगा। तो डायमीटर की लेंथ कितनी होती है, डायमीटर की लेंथ होती है 2r, ठीक है। तो ए पार्ट का 1 कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा व्हेन इट कवर्स हाफ सर्कल, डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ है, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये कितना आ गया 2r। अब अगर फुल सर्कल कवर कर ले तो ये हाफ सर्कल यहाँ था, फुल सर्कल कवर करेगा तो यहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ पर वापस आ जाएगा ना। यहाँ पर अगर वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जहाँ था वहीं आ गया, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हम बना नहीं सकते। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, यही चीज़ यहाँ से समझाना था मुझे। जब आप वो इनिशियल पोजीशन से घूम फिर के इनिशियल पोजीशन में वापस आ गया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने हाफ सर्कल कवर किया, मतलब उसका जो ट्रैजेक्टरी ये है, उसने जो लेंथ कवर किया वो ये है। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का उसका हाफ होगा। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr/2, ये कितना आ जाएगा πr। ये आपका डिस्टेंस हो गया व्हेन इट कवर्स हाफ सर्कल। फुल सर्कल में क्या हो जाएगा, फुल सर्कल में ये पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर लेगा, तो पूरा सर्कमफेरेंस कवर करने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2πr। आई होप कि आपको ये चारों जो आंसर हैं कैसे आए समझ में आ गया होगा। तो इससे एक चीज़ कंक्लूड कर पा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है जब वो आपका इनिशियल से फाइनल पे आ जाए, और जब आपका पोजीशन वेक्टर चेंज ना हो, इनिशियल से फाइनल पोजीशन जो है आ गया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का सेम था, तो उस टाइम में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो होगा, ठीक है। अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में हम यहाँ पर डिफरेंस देखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस आता है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट उठा लें, कोई भी दो पॉइंट, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स देयर आर infinite possible values of distance, infinite possible values of distance। कैसे, जैसे मैंने आपको ये दो रैंडम पोजीशन लिए, हो सकता है कि कोई ऐसे चल के चला है, कोई सीधा ऐसे चला के आ जाए, मतलब हर बार जो पाथ लेंथ है डिफरेंस हो रही है ना, पहले कुछ और था फिर कुछ और हो गया, पर डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, या फिर जो पॉइंट है वही है, पॉइंट तो वही दोनों हैं, तो लेकिन डिस्टेंस की वैल्यूज आपको बार बार बदल रही हैं। तो यही है कि आपको किसी भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देयर आर इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज।
बट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक. यूनिक बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स. ठीक है. थर्ड डिफरेंस क्या होगा? थर्ड डिफरेंस क्या होगा? जो आपका डिस्टेंस होता है, जो आपका डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. ये कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता. जैसे आपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा दिया, ऑब्जेक्ट को चला दिया, उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, वो हमसे पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव. पर जब आपका डिस्प्लेसमेंट है, कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है अगर पीछे चले जाए, पीछे चले जाए. जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. जीरो हमने अभी देखा था सर्कल के केस में. और फोर्थ, जो डिस्टेंस होता है नेवर डिक्रीजेस. डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. कभी भी टाइम के साथ डिस्टेंस घटता नहीं है. जैसे जैसे चल रहा है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कभी नहीं घटता. बट डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है, तो घट भी रहा होगा, बढ़ भी रहा होगा, कांस्टेंट भी रह रहा होगा. ठीक है. तो इसका जो फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा, कैन इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम. इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा बढ़ता है, पर डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है. और इस एग्जाम्पल से एक और चीज़ हम देख सकते हैं, और बहुत ही जनरली हम प्रूव भी कर सकते हैं. जो आपका डिस्टेंस है पाई आर है, यहाँ पर 2r आया, तो दोनों में बड़ा कौन है? जबकि सेम केस था, हाफ सर्कल कवर किया था, डिस्टेंस बढ़ा है, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा है. पर अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन में कवर कराया होता, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में कवर कराते हैं, आगे देखते हैं. जैसे आपको एक स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, ये बॉल यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला और यहाँ पर आ गया. इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही होगा, और जो डिस्टेंस भी यही होगा. तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यूनिफॉर्म मोशन था तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो. ठीक है. बट अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो ऑब्वियसली है, जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. ये इनइक्वालिटी बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपका डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है. और जो इक्वालिटी है कब होल्ड कराती है, कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वालिटी होल्ड्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये भी याद रखना है. ठीक है. इक्वालिटी होल्ड्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अब एक आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होगा, जो हमने आज पढ़ा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आया. ठीक है. जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं 3D एक स्पेस ले रहा हूँ और वहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं फॉर्म कर रहा हूँ. ठीक है. ये आपका x था, ये आपका y है, ये z है. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल करके एक सेमी सर्कल पाथ फॉलो करता है जिसका रेडियस r है. इसका रेडियस r है, मैं ये भी दे रहा हूँ. उसके बाद ये z एक्सिस के पैरेलल चलता है. ठीक है. ये आपका इनिशियल पोजीशन था, यहाँ से यहाँ आया, इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं. इसने यहाँ पर L लेंथ कवर किया मान लेते हैं, और फिर इसने क्या किया, इसने अब एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर चलना शुरू किया. ऊपर चल रहा है. ठीक है. ऊपर बढ़ रहा है, और यहाँ पर आके ये रुक गया. और यहाँ पर इसका मैं क्या लिखूंगा, मतलब बता देता हूँ कितना हाइट ऊपर आया. मान लेते हैं कि h हाइट ऊपर आया. अब आपको मेरे को बताना है, क्या क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहला पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है. और थर्ड आपको बताना है डिस्टेंस. ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है आज का. ठीक है.